मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। कंगाली की नाव में सवार डूबता पाकिस्तान, जंगी शोर इस वक्त वहां पर सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि तालिबान ने इस्लामाबाद की हुकूमत हिलाने का मन बना लिया है। दूसरी तरफ रोटी रोटी को मोहताज इस वक्त फेल स्टेट के लीडर्स क्लूलेस है, क्योंकि आवाम की थाली से रोटी चावल के बाद अब रोजगार भी गायब होने वाला है। शहबाज की हुकूमत की पॉलिसी बेरोजगारी के हंटर से आवाम की चमड़ी उधेड़ने लग गई है। बीते कुछ ही महीनों में देश के कई बड़ी कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने शटर डाउन कर दिए हैं। उन्हें यह पता चल चुका है कि अब पूरे पाकिस्तान पर ताला लगने वाला है। पाकिस्तान की मजलूम अवाम के चेहरों पर छपी बेबसी से टपकता गुस्सा इसकी मुनादी कर रहा है। चीख चीख कर कह रहा है कि हुकूमत ने अवाम को मरने के लिए छोड़ दिया। डिप्रेशन का शिकार हो गए, जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। फिर अब इन्होंने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा के सबका सत्यानाश कर दिया है। मैनेज करने में बहुत मुश्किल हो रही है। अब क्या करें, खाने पीने की अशिया कम कर दी। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तानी अवाम पे इससे बड़ा जुल्म कोई हो नहीं सकता। इसकी वजह है पाकिस्तान की डॉलर वाली कंगाली, जो सप्लाई चेन की धड़कनें रोकने पर अड़ी है। अंजाम यह है कि पाकिस्तान की फैक्ट्रीज के शटर डाउन हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, अमरेली स्टील लिमिटेड, मिल्लर ट्रैक्टर्स लिमिटेड, डायमंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड समेत कई बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान में अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन तबाही का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। ऐसी कंपनीज है जिन्होंने पहले भी शट डाउन किए हैं, लेकिन वो कम टाइम के लिए किए हैं। लेट सपोज 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए। अब लेट सपोज सिचुएशन काफी बदतर होती जा रही है और उस एलसीज ओपन नहीं हो रहे, तो बाकी कंपनीज भी आगे जाके ये शट डाउन करेंगी। एक तरफ प्राइवेट कंपनियों के शटर डाउन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो सरकारी महकमे हैं उनमें काम करने वालों को भी सैलरी नहीं मिल रही, क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। सारे गरीब लोग हैं। 3 महीने पहले हो गए, हमें कहा था कि ये तनख्वाहें आपको दे रहे हैं। अब 4था महीना भी हो गया, हमें तनख्वाहें नहीं दे रहे। अब इन्होंने ये किया है कि हमारी पहले एक दफ़ा तनख्वाह जो है वो किस्तों में कर रहे हैं। अब हमें पता जी, इन्होंने कहा जी आपको आधी की तनख्वाह दे रहे हैं। अब 4 महीने बाद आधी तनख्वाह देंगे तो गरीब बंदे 10,000 8,000 में क्या करेंगे। पाकिस्तान में महंगाई के चलते आटा दाल लोगों की पहुंच से पहले ही दूर हो चुके थे। अब बेरोजगारी का गहराता संकट बता रहा है कि तबाही की जो बाढ़ आई है वो ऐसी सुनामी में तब्दील होने वाली है जिसमें जिन्ना के मुल्क का डूबना तय है। आप में से बहुत से लोगों को ये लग सकता है कि पाकिस्तान पर इतनी पैनी नजर मास्टर स्ट्रोक की क्यों है, क्योंकि वहां हालात सच में ठीक नहीं है। मुल्क का भट्टा पहले से बैठ चुका है। चाहे पाकिस्तान की तालेबंदी हो जाए या कुछ और, हुक्मरानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर पाकिस्तान की फैक्ट्रीज पर ताले लटकने लगे हैं, उधर पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में बर्बादी की भट्टी और धधक उठी है। यहाँ ऐसी परेशानियां सीना तान कर खड़ी है जिसके आगे अवाम सिर्फ खून के आंसू रोते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ भी नहीं। जिल्लत भरी जिंदगी ही मुकद्दर बन चुकी है अब लाचार अवाम की। हाल गुर्बत सरहद पार अब कोई क्या बयां करे। बयां करने के लिए बचा ही क्या है। जो सूट पर रत्ती भर सलवट ना आने दे, वो ऐलान कपड़े बेचने का करते हैं। फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। लानत है ऐसी दरिया दिली पर। जनाब, आपके कपड़े बिके या ना बिके, लेकिन कपड़े तो बेचारी अवाम के उतर रहे हैं। ये कौन सा मजबूरी है, इंसान को जिंदा जिंदा मार देता। कोई काम नहीं है, धंधा नहीं, किधर जाए। और वो हुकूमत को बोलो हम लोगों के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करो कि कल हम भूख से या प्यास से मर जाए। तौबा तौबा, ऐसी जिंदगी किसी को ना मिले। अवाम पिस रही है और नाकारे हुक्मरान तमाशा देख रहे हैं। अवाम की इल्तिजा क्या है? बस इतनी कि जो गुमान में चूर हैं वो फौज बुलाए और तिल तिल मरती अवाम को एक झटके में मार डाले। मुस्तकबिल क्या है हमारे बच्चों का, हम सबका? बात करना उस लोगों ने भाई, ये आवाम जो है पीछे हुए बेचारे, चल रहम करना है तो ऐसा नहीं करो, या ऐसा करो, फौज को बुलाओ, सबको खड़ा करो, एक ही जगह मारो, कसम कहानी। अंजाम पाकिस्तान क्या होगा इसका इल्म तो सबको हो चला है, लेकिन जिन्हें इल्म नहीं है उन जालिम हुक्मरान की गर्दन मरोड़ने का ऐलान बॉर्डर पार हो चुका है। भूख से मर जाए, बच्चों को भूखा करे, उसको बेलते। हुकूमत फकीर है, हमसे भीख मांगता है, जलील है। हमारे हाथ में आ जाए उसको सत्यानाश करेंगे। गुर्बत की मारी अवाम गिड़गिड़ा रही है, उम्मीदें धराशायी हो चुकी है। हाय हाय करती अवाम भारत से उपाय मांग रही है। रोटी 20 रुपए से 10 रुपए से 25 रुपए का हो गया। एक रोटी लो तो हम उसका मुंह देखो, मेरा 4 रोटी आएगा 100 रुपए का 4 रोटी। अगर ये खुदकुशी आराम नहीं होती ना, सब कर लेते।
ऐसे ही हम लोग को इतना मजबूर किया हुआ है खुदकुशी करने में। अभी आगे का सोचने अगर हम खुदकुशी करें तो कब्र पे अजाब है। कल तक जो हिंदुस्तान पर उंगली उठाया करते थे, आज उनका दामन कीचड़ से सना पड़ा है। बच्चा बच्चा कह रहा है, कंगाल पाकिस्तान की हैसियत गटर जैसी है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। चाइना कितनी तरक्की कर गया, पूरा वर्ल्ड तरक्की कर गया, पाकिस्तान कहां है गटर में। ये गटर है बस कि गटर है गटर है गटर है, गटर से तो बाहर आओ। इधर बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। करने वाले कौन है आपको सबको पता है। पीपल्स पार्टी खुद करा रहा है, वो कोई नहीं करा रहा है। गवर्नमेंट किसका है? पीपल्स पार्टी का है। ये हालत है पाकिस्तान की, और कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है। जो बचा है वो सिर्फ गुर्बत का पहाड़ है, जिसके नीचे जिन्नापुर का जनाजा दफन होना बस बाकी है। और कोई सुनने को राजी नहीं। पाकिस्तान की इस हालत के जिम्मेदार खुद नाकारे लीडर्स सुन नहीं रहे हैं, कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। वहां बर्बादी की दलदल में पाकिस्तान की आवाम धंसे जा रही है। एक और झटका लग गया है, लोन के लिए IMF की शर्तों की फाइल और मोटी हो गई है। बगैर गारंटी पाकिस्तान को कोई फूटी कौड़ी देने के लिए राजी नहीं है। बुरे हालात में चीन और सऊदी पहले ही मुंह मोड़ चुके हैं। अब शहबाज शरीफ भी नहीं जानते हैं कि आगे उनके मुल्क को कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा और कहां तक चलाएगा। बॉर्डर पार बर्बादी का हूटर बुलंद है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों को मांगे कहीं खैरात नहीं मिल रही। सबसे बड़ा दगा चीन ने दिया है। चाइना तो असल में आज का दौर जो है ना, कोई किसी का नहीं है। सारे अपने मतलब के लिए किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब चाइना जब तक हमारे साथ मतलब था, हमारे साथ जुड़ा हुआ था। अब उसने देखा कि हमारा मुल्क के हालात ख़राब हो गए, तो वो उससे अब कोई प्रॉफिट या कुछ नहीं होगा, तो उसने साथ ही अपना बिजनेस वो जो भी सारा वाइंड अप करने लग गया। सऊदी, UAE और चीन जैसे दोस्तों के आगे शहबाज गिड़गिड़ा रही है। इसकी वजह है IMF ने खैरात देने से पहले शर्तों की फाइल और मोटी कर दी। बिना गारंटर पाकिस्तान को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। रही बात चीन की, तो वो पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटने में लगा है। हमारे मुल्क के जो इस टाइम हालात चल रहे हैं ना, तो ऐसे जो हमारे हमसाया ममालिक थे, जो भी हैं जिनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, वो आस्ता आस्ता सारे हमसे किनारा करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर जैसे कर्जा अभी चढ़ा हुआ है सारा, हमने किस्तें पे करनी है इन ममालिक की। हमने तुर्की के भी, सारी बात हमने तुर्की के भी देने हैं, चाइना के साथ में हमारे जो ताल्लुकात उनके भी हमने देने हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो किनारा कर रहे हैं पाकिस्तान। चीन कैसे पाकिस्तान की मदद करे? $30 अरब से ज्यादा की खैरात पाकिस्तान पहले ही डकारे बैठा है। अब खुद चीन की अपनी हालत पतली है। चीन की GDP ग्रोथ 50 सालों में सबसे कम है। उधर चीन से मिले धोखे के बाद पूरा पाकिस्तान मोदी मोदी कर रहा है। अगर बेस्ट लीडर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से मोदी, एक उनका जो स्टेचर है वो काफ़ी बड़ा है। मोदी एक फार साइटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, एक अच्छे लीडर हैं, जबकि चाइना के अंदर वो जो अपने प्रेसिडेंट हैं वो थोड़ा इस मामले में कम बेहतर है। IMF के ऑर्डर पर शहबाज साहब ने मुल्क पर महंगाई का बम तो फोड़ दिया, लेकिन मुल्क और गर्त में चला गया। अब जब हर दरवाजा पाकिस्तान के लिए बंद हो चुका है, तो आखिरी आस भारत से है। जो लीडर जो है वो करप्ट हो, बदमाश हो। अभी जो इन्होंने जो रिसेंटली किया, पूरी दुनिया में बदनामी हुई है इसकी, और इनको कोई लाइक ही नहीं करता। इनको कोई लाइक नहीं करता। ये टेबल पे बैठने के काबिल ही नहीं है इनसे बात करने को, इनसे। बल्कि हम तो हैरान है कि हमारी आर्मी, हमारे इतने पढ़े पढ़े लिखे ऑफिसर्स इनको सल्यूट करती, शर्म आती है हमें। तो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या वो अपने मुल्क के लिए एक बेहतर लीडर नहीं? यस, बहुत ज्यादा। वो अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। पाकिस्तान उस चिराग की तरह है जो बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। मदद के लिए भारत के आगे झोली फैला रहा है। लेकिन कंगाली के इस आईने में भी आपको दो पाकिस्तानों की तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही होगी, दे जाएगी अगर आप देखना चाहेंगे तो। एक तो पाकिस्तान वो है जिसमें गरीबी है, अब एक दूसरा पाकिस्तान आपको दिखाते हैं। दूसरा पाकिस्तान वो जहां रसूख वाले लोग रहते हैं। मुल्क तो बर्बादी के दलदल में डूब रहा है, लेकिन ये जो अमीर ज़ादे हैं ना, इनका ऐश देखिए, आप सकते में आ जाएंगे। आबरू बेचकर ऐश करना इसी को कहते हैं। पाकिस्तान पर कंगाली छाई है, लेकिन बेशर्म मुल्क के बेगैरत दौलतमंदों की रईसी बदस्तूर जारी है। वीडियो पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची का है, जहां एक रसूखदार अपने शेर को शहर की सैर कराने निकल पड़ा है। वैसे जिन्ना के मुल्क का अजब हाल है दोस्तों। कोई दौलत की नुमाइश के लिए शेर लेकर टहलता है, किसी के आंगन में जिराफ झांक रहा है, तो किसी ने अपने आंगन में तेंदुआ बांध रखा है। 16 फरवरी को ऐसे ही एक तेंदुए ने इस्लामाबाद में 4 लोगों को घायल करके कोहराम मचा दिया। बाद में पता चला कि वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर का पालतू था। पाकिस्तान सिर से पैर तक कर्ज में डूबा है, लेकिन मुल्क लूटकर अमीर होने वालों का भौकाल
टाइट है। फाका कशी सिर्फ गरीबों के हिस्से में आई है। सर बहुत मुश्किलात के सामने है। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है, दूध बंद हो गया है, हमारा घरों में फाके हैं सर। महंगाई होता जा रही है, गरीब आवाम से बिल्कुल रोटी चली गई है। गरीब आवाम जो है एक टाइम की क्या, एक सेकंड की भी मिसाल, उसको इतना मजदूरी नहीं मिलती कि वो एक रोटी ले सके, अपना एक टाइम की गुजारा कर सके। पाकिस्तान में लोगों के कान नया पाकिस्तान के नारों से बहरे होते रहे और हुक्मरान आवाम की जेब पर डाका डालते रहे। ये सिर्फ नवाज, इमरान या शहबाज की हुकूमत में नहीं हुआ। पाकिस्तान में बाढ़ के खेत चढ़ने का सिलसिला शुरू से ही चला आ रहा है। हमारे यहाँ पे जो हालात हैं हमारे इदारों के, जो हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, वही हमें कमज़ोर करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारी पार्लियामेंट से लेके अगर आप कहें कि बाढ़ ही खेत को खा गई तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाढ़ ने ही खेत को खाया है और जब तक बाढ़ जाके अपनी जगह पे नहीं बैठेगी उस वक्त तक खेत इसी तरह खाते रहेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत चलाने वालों ने ना तो कभी आवाम की परवाह की और ना वो कभी आगे करने वाले हैं। वो आज भी सैर सपाटा कर रहे हैं। महंगी दुकानों में खरीदारी हो रही है और मूड बन जाए तो शेर के साथ सैर भी हो रही है। बताइए ना, भूख से बिलख रहे हैं पाकिस्तानी। उनके पास रोटी नहीं है, रोटी खाने की हैसियत नहीं है। और ऊपर से एक और टेंशन आपको बता दूं मैं, रोटी नहीं है, ना विल पावर दिख रहा है, पॉलिटिकल विल दिख रही है, और अब एक और तगड़ा झटका लग गया। खतरा सामने है। नाम है खतरे का तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसके बारूदी मंसूबों का ट्रेलर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर में रिलीज जब हुआ तो इस्लामाबाद में खौफ का सायरन बज उठा। पाकिस्तान का हलक सूखने की वजह ये रही, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर ये बड़ा मूवमेंट है। पाकिस्तान की मौत दबे पांव इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रही है। जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अपना जानी दुश्मन मानता है, उसी टीटीपी के खूंखार लड़ाके इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए निकल चुके हैं। अवाम का कलेजा कांप उठा है। दहशतगर्द आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, ये फलां जगह मुकाम भी बताया, फलां जगह एग्जैक्ट उसी मुकाम पे अब ये सारा सिलसिलाकार हो रहा है। अब कह रहे हैं अफगानी है, ये है, वो कोई भी है। हमारी क्या सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज इतनी ही नकारा हो गई हैं कि वो एक निशानदेही होने के बावजूद भी वो उसको रोक नहीं सक रही। बर्फीली वादियों में आगे बढ़ती मौत को जिस भी पाकिस्तानी ने देखा उसका कलेजा कांप उठा। नाअहल हुक्मरानों की तरह आईएसआई और आर्मी को कोसा जाने लगा। उधर टीटीपी ऐलान कर चुकी है कि इस्लामाबाद इस्लाम भूल चुका है और बंदूक के दम पर इस्लामाबाद को पढ़ाया जाएगा। अवाम मान चुकी है कि मौत पाकिस्तान के सिर पर नाच रही है। हमारे लोकल ही लोग हैं। आप देखें, जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का पुराना अमीर था, उसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी थी। पाकिस्तान की नेशनैलिटी थी। अमेरिका के एक जिसने अमेरिका ने जब ड्रोन हमला किया नौशकी के ऊपर, तो उस बंदे का पाकिस्तान नेशनलिटी थी। सो अब यही है कि आप अफगानिस्तान के कुछ लोग हैं और जो हमारे भी लोग हैं वहीं पर ही, और ये लोकल ही लोग हैं। तो हम चाहे अब ये कहें कि अफगानिस्तान से हैं, चाहे ये कहें इंडिया से हैं, तो वो या उनकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे लोकल टेररिस्ट ही हैं। पिछले चंद दिनों में टीटीपी पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा रही है। पेशावर और कराची कांड के बाद अब नजर लाहौर पर है। अफगान बॉर्डर से टीटीपी पाकिस्तान में कदम रख चुका है। ऐसे में अवाम अपनी इंटेलिजेंस को धिक्कार रही है। एक तरफ आप कहते हो कि हमारी इंटेलिजेंस जो है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी हमारी आईएसआई। एक बात जो है ना मुझे आज तक समझ नहीं आई कि अफ़गानिस्तान तालिबान ने ये किया, तालिबान ने इसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तालिबान ने ये कह दिया है। यार ये क्या चीज़ है? हम लोग खुद अपने आप को जो है ना, बीइंग अ मुस्लिम मैं बोलूँगा, हम लोग खुद अपने आप को लेके आ रहे हैं कि यार हम मुसलमान दहशतगर्द हैं। यानी पाकिस्तान ने आतंक के जो सपोले अपने आस्तीन में पाले थे, आज वही सपोले विषधर नाग बनकर पाकिस्तान को डसने निकल चुके हैं। देख लीजिए, आप निकल चुके हैं। पाकिस्तान के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा, क्योंकि इस बार वो इस्लामाबाद पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान कंगाली के समंदर में गोते लगा रहा है। इस हाल में टीटीपी का सामना करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा, आसान तो नहीं होगा। सच ये भी है कि पाकिस्तान को जितना खतरा टीटीपी से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा गद्दी पर बैठे सियासतदान से है। ये वही सियासतदान हैं जो अवाम को मजहबी गुट्टी पिलाते रहे, हिंदुस्तान से अदावत सिखाते रहे और सरकारी तिजोरी का माल उड़ाते रहे। अब महंगाई के बोझ से मुल्क की कमर टूट चुकी है, लेकिन शहबाज अवाम पर तरस खाने को तैयार नहीं है। चोर डकैत आज हुकूमत पे आके बैठ गए हैं, ठीक है, अवाम का कुछ ख्याल नहीं किया जा रहा। आप देख रहे हैं सर, आजकल एक बंदा रोटी खाता है तो इस शहर में 300 रुपए की एक टाइम की रोटी है, ठीक है। खजाने खाली हैं, हर चीज के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं।
हुक्मरान और फौजी सुल्तान पाकिस्तान को उसकी पैदाइश के वक्त से ही मिलकर लूटते रहे हैं। लूट के लिए कभी भारत में दहशतगर्दी का बहाना बनाया गया, कभी खजाने में सीधे सेंध लगाई गई। अब हाल ये है कि कर्ज के लिए पाकिस्तान कटोरा लेकर पूरी दुनिया के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई उसे भीख देने को तैयार नहीं है और वो कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रहा। 3 महीने पहले हो गए, हमें कहा था कि ये तनख्वाहें आपको दे रहे हैं, अब चौथा महीना भी हो गया, हमें तनख्वाहें नहीं दे रहे। अब इन्होंने ये किया है कि हमारी पहले एक दफ़ा तनख्वाह जो है किस्तों में कर रहे हैं, अब हमें पता जी इन्होंने कहा जी आपको आधी की तनख्वाह दे रहे हैं। अब 4 महीने बाद आधी तनख्वाह देंगे तो गरीब बंदे 10,000 8,000 में क्या करेंगे। आवाम की हालत समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के पास इसके लिए वक्त भी नहीं है, क्योंकि सारी ताकत तो सियासी शतरंज खेलने में खर्च हो रही है। जो बारूदी सुरंगें इमरान खान IMF मुआहदे की शक्ल में बिछा कर गया है, शहबाज शरीफ दिन रात एक करके वो बारूदी सुरंगें चुन रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त बहरानों में मुल्क है, मईशत सिर्फ बनी गाला और जमान पाक की ठीक हुई है, मुल्क की मईशत बेड़ा गर्क हो गई है। अभी तो पाकिस्तान ने बर्बादी का सिर्फ ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि ठीक 1 महीने बाद जब रमजान का महीना दस्तक देगा तब तक पाकिस्तान में कंगाली की आग और भड़क चुकी होगी और जिन यूटिलिटी स्टोर से लोगों को थोड़ा बहुत रियायती सामान मिल भी रहा है वहाँ ताले लटक चुके होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इस वक्त खरीदारी की पोजीशन में नहीं है और 10 अरब रुपए से ज्यादा की नादहिंदा हो गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 15 अरब रुपए से ज्यादा के जो फंड्स का इजरा है वो रुका हुआ है, इसीलिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में माली बहरान पैदा हो गया है। और ज़राए हमें ये बताते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से वज़ारत सनअत और पैदावार को आगाह कर दिया गया है कि अगर फंड्स नहीं मिलते तो उस सूरत में 28 फरवरी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज जारी रखना मुमकिन नहीं होगा। कंगाली के थपेड़ों से लहूलुहान पाकिस्तान अपने वजूद की एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें उसकी हार अब तय है, सिर्फ तारीख फिक्स होना बाकी है। तो सब लीडर्स है ना पाकिस्तान के, अपनी जनता को ये बेवकूफ बनाने में, उल्लू बनाने में माहिर है। जैसे नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर ये जनता को सियासतदान जो 75 साल से बेवकूफ बनाते आए ना, ठीक उसी तरह अभी भी पाकिस्तानी हुक्मरान एटम बॉम्ब पर आवाम को छल रहे हैं। आज पाकिस्तान के एटम बॉम्ब्स पर खुद पाकिस्तान के ही साइंटिस्ट ने खुलासा किया है और ये एक ऐसा खुलासा रहा है जिसने पाकिस्तानियों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। दिन गुरुवार, तारीख थी 28 मई और साल था 1998। इसी रोज बलूचिस्तान के चागे में पाकिस्तान परमाणु बॉम्ब बनाने में कामयाब रहा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपने एटम बॉम्ब का ढिंडोरा पीटता है। पाकिस्तान के हुक्मरान भारत को पाव पाव बमों की गीदड़ भभकियां देते हैं। हिंदुस्तान ये याद रखे हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान के जाहिल हुक्मरानों की हेकड़ी टूट गई। कंगाल पाकिस्तान के एटम बॉम्ब चाइनीज निकले हैं, जो चलेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये राज पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट ने ही खोल दिया है। ये जो बम पाकिस्तान ने बनाया, इसका डिजाइन चाइना से आया था। अच्छा, ये वही डिजाइन है जो इंडिया ने, जो चाइना ने टेस्ट किया था 1962 में। साल 2003 में कार्गो में एक जहाज में चीन की चोरी पकड़ी गई। 1983 की यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हो चुका है कि चीन ने ही परमाणु कार्यक्रम में पाकिस्तान की मदद की थी और उसे पूरा ब्लूप्रिंट दिया था। चाइना ने ही क्यों पाकिस्तान को ये डिजाइन प्रोवाइड किया? मीन व्हाई चाइना, और वो क्यों चाहता था स्ट्रेंथन करना? ये मेरी घड़ी हुई बात नहीं है, ये बात आपको अमेरिका से भी पता चल जाएगी, क्योंकि जब वो डिज़ाइन बरामद हुआ तो वो चाइनीज़ में उसके अंदर लिखा हुआ था। अच्छा। और उसका पुर्जा उसमें उस ब्लूप्रिंट में दिखाया गया था। तो ये बात है 2003 की। BBC कार्गो उस जहाज का नाम है। उधर पाकिस्तानी अपने देश के हालात देखकर टेंशन में है। टेंशन ये है कि पाकिस्तान का एटम बॉम्ब किसी भी वक्त नीलाम हो सकता है। ये हुकूमत कर रही है ना इस वक्त, करंट जो मौजूद है, जो IMF की पॉलिसियाँ हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं
उनके ऊपर काबिज होना है सर। न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ लें कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों? ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली करे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। पाकिस्तान के एटम बॉम्ब चाइनीज है और चीन हथियारों के नाम पर पाकिस्तान को सिर्फ कबाड़ बेचता आया है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान के एटम बॉम्ब भी कबाड़ ही हो। सिर्फ एटम बॉम्ब कबाड़ नहीं है ना, ये हुक्मरानों की नीयत भी कबाड़ है। पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी डूब रही है, तालिबान इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जनता का किसी को ख्याल ही नहीं है। हालांकि जिस वक्त पाकिस्तान की जनता 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, उसी दौरान हजारों किलोमीटर दूर इटली से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। फेस्टिवल के नाम पर लोग बैटल ऑफ ऑरेंजेस में मशगूल दिखे। हजारों की भीड़ थी, पांव रखने की जगह नहीं। जिसके हाथ जो आया वो देना। तस्वीरें इटली के इवरिया इलाके की, जहां ऑरेंज कार्निवल ऑर्गेनाइज हुआ। 2 साल से लोग कोविड वाली रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे थे, इसीलिए इस तरह की गैदरिंग पर पाबंदी थी। लेकिन इस बार जैसे ही सख्ती कम हुई, नियमों में ढील दी गई, तो इटली में ऑरेंज वाली फाइट शुरू हो गई। बाकायदा ऑरेंज वाली आर्मी का एक बड़ा सा वैगन सड़क के बीच पहुंचा। इसमें टनों टन ऑरेंज मौजूद थे। ऑरेंज आर्मी के जवानों के चेहरे ढके हुए थे, नीचे जनता का हुजूम था। बस फिर क्या था, दे दनादन संतरों की बरसात शुरू हो गई। लोग खूब एंजॉय करते दिखाई दिए। असल में इस ऑरेंज कार्निवल का एक अपना इतिहास है। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। लोगों ने इटली में राजशाही के खिलाफ अपने गुस्से को इजहार करने के लिए पहले पत्थर फेंकना शुरू किया था। उस वक्त राजा के किले पर पत्थरों की बारिश होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, शासन बदला, तो इस कार्निवल का सिस्टम भी बदल गया। पत्थरों को बीन्स ने रिप्लेस किया, फिर एप्पल्स इंट्रोड्यूस हुए और अब सेब की जगह संतरों का इस्तेमाल होने लगा। ये खबर देखते देखते जहन में ख्याल आया, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को अगर पता लग जाता है कि इटली में इस तरीके से संतरे फेंके जा रहे हैं, तो वो कटोरा लेकर वहां भी पहुंच जाता है कि कुछ टाइम तो संतरे का जूस पीकर ही पाकिस्तानी आवाम काम चला दे। लेकिन वो इतना भी नहीं सोचेंगे। इटली में फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था, उस दौरान इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, वो कीव के दौरे पर थी। अमेरिका के बाद इटली ने यूक्रेन को अनकंडीशनल सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया है, और ये गुटबंदी इसलिए है क्योंकि पुतिन ने मॉस्को से यूरोप और अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। पुतिन ने कह दिया है कि अगर नाटो यूक्रेन के मामले में दखल अंदाजी करता है तो फिर बात एटमी जंग तक पहुंच सकती है। और ये बातें हवाई नहीं, क्योंकि पुतिन अपनी स्पीच में क्रिस्टल क्लियर दिखाई। यूक्रेन वॉर से 1 साल पूरा होने से ठीक पहले पुतिन ने मॉस्को से दुनिया को मैसेज दिया। 110 मिनट तक सांसदों और दूसरे हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स को एड्रेस किया। रूसी संसद में पुतिन ने साफ लफ्जों में बता दिया कि इस वक्त उसका सामना यूक्रेन से नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो से ही है। अमेरिका ने दुनिया भर में सैन्य अड्डे बना रखे हैं। हमारी लड़ाई पश्चिम की ताकत के खिलाफ, हमारी यूक्रेन के लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। कीव में जो सत्ता है उस पर पश्चिमी देशों का असर है। हम खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन मेरे लिए देश की सुरक्षा अहम है और हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद पुतिन ने वो बात की जो दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियां बनी। रशियन प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका के साथ उसकी कोई भी न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी यानी परमाणु संधि नहीं होगी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी को पुतिन ने सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका और रूस एक दूसरे के एटमी जखीरे पर नजर नहीं रख पाएंगे। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि रूस को मैदान जंग में हराना नामुमकिन। हमारे 91% न्यूक्लियर हथियार बिल्कुल नए, और यूक्रेन की जंग के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने जिनको
बोतल से बाहर निकाल दिया। पश्चिमी देश ही इस युद्ध के गुनहगार हैं और हम सिर्फ इसे रोकने के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने जिस लहजे में बात की उससे इतना साफ है कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है और ये डेवलपमेंट इसीलिए भी अहम कीव में जाकर यूक्रेन को फुल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पुतिन का बयान बाइडेन के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन ने ये भी कह दिया कि अब न्यूक्लियर टेस्ट का वक्त नजदीक आ चुका है। इसके लिए रूसी एजेंसियों को हर पल तैयार रहना चाहिए। अगर अमेरिका परमाणु हथियारों का टेस्ट करेगा तो फिर रूस को भी कोई ताकत रोक नहीं सकती। हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे और मुझे लगता है कि अब रूस के रक्षा मंत्रालय और रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस को न्यूक्लियर हथियारों के परीक्षण के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। अब पुतिन के ये बयान सीधे सीधे एक और महायुद्ध की चेतावनी के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि रूस को लगता है कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिकी हथियार उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। और वैसे भी पुतिन की न्यूक्लियर कमांड जंग की शुरुआत से ही हाई अलर्ट पर है। इसीलिए एक्सपर्ट्स को लगता है कि एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन महाविनाश का जरिया बन सकता है। और इसीलिए ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन का जो ये युद्ध है और ज्यादा विनाशक होने वाला है? क्या किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कीव के दौरे के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के तेवर और ज्यादा तल्ख दिख रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध में चीन की मदद को लेकर विध्वंसक वार्निंग इसीलिए जारी भी कर दी है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने चेताते हुए कहा है कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि चीन इस युद्ध में रूस का साथ ना दे। वास्तव में मैं चाहूंगा कि वो हमारी तरफ रहे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। अब ये युद्ध सिर्फ 2 देशों में हो रहा है, लेकिन चीन रूस का समर्थन करने आ गया तो विश्व युद्ध होगा। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यहाँ तक कहा कि यूक्रेन युद्ध में उसकी भूमिका को लेकर चीन को आकलन करते रहना चाहिए। जेलेंस्की से पहले पश्चिमी देशों ने कई दफा आरोप लगाया है कि यूक्रेन में युद्ध लड़ने वाली पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप को चीन से हथियार मिलते हैं। Chinese companies are providing surveillance equipment to that mercenary group, the Wagner group, fighting in Ukraine. We have seen Chinese companies, and of course in China there's really no distinction between private companies and the state. We have seen them provide non-lethal support to Russia for use in Ukraine. इस बार जब खुद जेलेंस्की ने रूस को चीनी मदद की वजह से विश्व युद्ध का इल्जाम लगाया, तो जवाब देने के लिए शी जिनपिंग ने तुरंत अपने दूत को मैदान में उतारा। 与国际社会一道，共同推动对话协商，解决各方关切，谋求共同安全。同时，我们敦促有关国家立即停止拱火浇油，停止向中国甩锅推责，停止鼓噪今日乌克兰，明日台湾。 ड्रैगन ने पूर्वी यूरोप में युद्ध का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ दिया। दुनिया ये भी जानती है कि चीन और अमेरिका के बीच महत्वाकांक्षा की कितनी ऊंची दीवार खड़ी है। युद्ध में अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है। चीन की रूस से नजदीकी भी किसी से छिपी हुई नहीं है, मतलब लकीर पूरी तरह खिंची हुई है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेलेंस्की की वार्निंग में दम है? दुनिया देखिए महाजंग के कयास ऐसे ही नहीं लगा लेती है। दुनिया में यूक्रेन युद्ध के बहाने नया समीकरण बन रहा है। शी जिनपिंग के दूत इस वक्त मॉस्को में मौजूद है। इस पर नाटो के चीफ ने भी बड़ी आशंका जता दी है और दूसरी तरफ इजरायल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने वाला है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने वाला है। लेकिन बारूद की बौछार थमने का नाम नहीं ले रही है, ये तो क्लियर है। युद्ध क्षेत्र के ये दृश्य यूक्रेन युद्ध की तीव्रता की नई बारूदी विवेचना है। आसमान से बारूद बरस रहे हैं। शत्रु सैनिकों की गाड़ियों को ध्वस्त किए जा रहे हैं। जमीन पर दौड़ता टैंक अग्नि वर्षा कर रहा है। यूक्रेन युद्ध अंतहीन सा हो चुका है। जेलेंस्की के आंगन में जारी तबाही के बीच प्रेसिडेंट पुतिन की आक्रामकता बरकरार है। जब इस विनाशक जंग के विश्व युद्ध में तब्दील होने की आहट सुनाई पड़ी, तब अचानक ही बीजिंग के बारूदी बादशाह का संदेश लेकर वांग यी मॉस्को पहुंचे हैं। जिनपिंग के दूत की मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से होने वाली है। वांग यी की मॉस्को में मौजूदगी भर से पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया है। नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है, हम इस बात से भी चिंतित हैं कि रूस के युद्ध के लिए चीन घातक समर्थन देने की योजना बना रहा है। रूस को ड्रैगन हथियार भेज सकता है। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट पुतिन और वांग यी के बीच मौजूदा जंगी माहौल को लेकर बातचीत होनी है।
क्योंकि क्रेमलिन के प्रवक्ता ने चीन और रूस को नेचुरल पार्टनर बताया है। रूस जाने से पहले वांग यी की मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से हुई थी। ब्लिंकन ने 18 जनवरी को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के साइडलाइन पर वांग से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने एक ट्वीट करके यूक्रेन युद्ध में रूस को सहायता देने पर चीन को चेतावनी दी थी। पिछले दिनों अमेरिकी आसमान में ड्रैगन के बलून मिलने के बाद से ही दोनों देशों में तल्खी बढ़ी हुई है। अमेरिका, चीन और रूस दोनों का दुश्मन है और यूक्रेन युद्ध के बीच में वो खड़ा है। ऐसे में जब जो बाइडेन के कीव से लौटते ही शी जिनपिंग ने अपने दूत को प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने भेजा है और नाटो अगर सशंकित है तो इसके संकेत बहुत साफ है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।